हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर की चौथी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम जो है उत्तराखंड के लोक गीतों को डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड के लोक गीत। इसके पहले जो है लोक गीत की हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये लोक गीत की दूसरी वीडियो होगी। और इसके बाद उत्तराखंड के नृत्य और जो लोकगीत हैं उनकी एक कंबाइंड वीडियो होगी, जिसमें उत्तराखंड के लोक नृत्य गीत होंगे, लोक नृत्य गीत होंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग 6 वीडियो में जो आपका ये आर्ट एंड कल्चर की आपकी समस्या समाप्त हो। लोकगीत का दूसरा जो पार्ट है आज, उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इसमें पहले जो लोकगीत है आज वो है खुदेड़ गीत। ठीक, तो पहले खुदेड़ का अर्थ समझो। खुदेड़ का अर्थ होता है किसी की याद आना। आपको भी आती होगी याद किसी न किसी की, तो याद आना जो है, इसका याद आने से संबंध है। तो इसमें जो है ये जो गीत हैं ये तीव्र स्मृति से संबंधित है। जब आपको भयानक किसी की याद आएगी तो तब आपका खुदेड़ गीत है। इस प्रकार से आप अगर कॉन्सेप्ट को याद कर क्लियर लेते हुए चलोगे तो आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। तो याद आने वाले गीत कौन से? खुदेड़ गीत। अन्य नाम जो इसका है वो आपका है स्मृति गीत। जैसे मैंने आपको बताया था, अन्य नाम इसका है स्मृति गीत। और कुमाऊं में कहते हैं नराई या नरे या नवे। ठीक है, कुमाऊनी में अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, मुझे तेरी बहुत नराई लगी। नराई मतलब होता है मुझे तेरी बहुत याद आई। अक्सर जो है बड़े बुजुर्ग बोलते हैं नराई। ठीक, अब जो एक होता है क्यों गाया जाता है, कारण इसका क्या है, याद आना या स्मृति। 3 कारणों में गाया जाता है। देखिए, पहला है सामान्यतः ससुराल में रहने वाली जो नव युवती है, विवाहिता है, उसे जो है अपने घर की याद आती है, यानी मायके की स्मृति में ये गीत गाया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा है अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलने की आकुलता के कारण जो है इस गीत को गाया जाता है। और यदि परदेश में गए हुए जो प्रीतम है उनकी स्मृति में, किसी पत्नी को आपके पति की याद आती है या पति को पत्नी की याद आती है, तो जो है उसमें ये गीत गाया जाता है। अब गीत तो जो है आपका पति को भी याद आ सकती है पत्नी की, पत्नी को भी याद आ सकती है पति की, लेकिन जो है प्रीतम की स्मृति में इस गीत को गाया जाता है। और ऐसा ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में जो अर्थव्यवस्था है, पहले से ही उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है ये मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उत्तराखंड के अधिकांश लोग जो हैं उत्तराखंड से बाहर जाकर के जो है काम, जब उनकी याद आएगी तो जो है कौन सा गीत गाया जाएगा? खुदेड़ गीत। और गायकी के धरातल पर ये गीत जो है केवल महिला वर्ग तक सीमित है। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको दोनों में जो है जो आपके खुदेड़ गीत है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। उसके बाद है आपका बाजूबंद और खुदेड़ गीत में अंतर। बाजूबंद और खुदेड़ गीत में अंतर, चलिए देखते हैं क्या अंतर है। देखिए, बाजूबंद गीतों का कोई समय निर्धारण नहीं होता, यानी बाजूबंद गीत जो है किसी भी समय आपके गाए जा सकते हैं। जबकि खुदेड़ गीतों को गाए जाने का जो है वो समय क्या होता है, निर्धारित होता है। और विशेषकर जो है बसंत ऋतु के आगमन पर गाया है। कौन से गीत? खुदेड़ गीत। उत्तराखंडी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार नवविवाहित कन्याओं को माता पिता की ओर से आमंत्रण भेजकर मायके बुलाया जाता है तथा उन्हें बिटौली का क्या दिया जाता है? उपहार दिया जाता है। ठीक, ऐसे समय में मायके की ओर बुलावे का कोई संदेश जब प्राप्त नहीं होता है तो महिला जो है मायके की याद में कौन सा गीत गाती है? खुदेड़। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका है प्रतिद्वंदात्मक गीत। प्रतिद्वंदात्मक गीत जो है ये कैसे होते हैं? प्रतिद्वंदात्मक गीत जो गीत होते हैं ये क्या होते हैं? तर्क वितर्क प्रधान होते हैं। ठीक, और प्रश्नोत्तरों के रूप में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं इनको क्या कहा जाता है? प्रतिद्वंदात्मक गीत। ठीक, दोनों ओर से मुख्य गायकों के साथ तान में संगत करने वाले उनके सहयोगी होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? सहयोगी गायक। और सहयोगी गायक का मैंने आपको एक नाम पिछली क्लास में बताया था, सहयोगी गायक को कहा जाता है वकार। सहयोगी गायक को क्या कहा जाता है? वकार। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद है बैरा और छपेली गीत। दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए चलते हैं। ठीक, तो जो बैरा गीत है इसको काट दीजिएगा, प्रथम बैरे में इसको कर दीजिएगा केवल बैरे। जो बैरा गीत है इसमें ना तो वाद्य यंत्र अपेक्षित होता है और न ही गीत के साथ नृत्य। तो आप याद रखना, जो आपका बैरा गीत होता है इसमें आपका वाद्य यंत्र जो है अपेक्षित नहीं होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा जो है इसमें नृत्य भी नहीं किया जाता है।
तो आपसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है कौन सा ऐसा गीत। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य जो इसके अंतर हैं, छपेली जो गीत होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एक पक्षी होते हैं, जबकि बैरा जो होते हैं वो द्विपक्षी होते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें जो होते हैं आपके दो भिन्न भिन्न गायक अपने गीतों के माध्यम से बराबर अपने पक्ष का क्या करते हैं, मंडन मतलब अपने पक्ष को सपोर्ट करते हैं, और प्रतिपक्षी के जो पक्ष है उसको क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है, यानी एक तर्क प्रधान गीत एक तरीके से मान सकते हैं, जिनके माध्यम से दोनों में अपने प्रतिपक्षी जीत और निरुत्तर करने की क्या लगी रहती है, आपकी होड़ लगी रहती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। छपेली समय सीमा, छपेली की जो समय सीमा होती है सापेक्ष होती है, छपेली जो है एक निश्चित समय के लिए गाए जाते हैं, जबकि बैरा की जो समय सीमा होती है वो क्या होती है, निरपेक्ष, यानी बैरा जो है लंबे समय तक आपके चलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो बैरों का जंगल है वो 24 घंटे से भी अधिक चल सकता है। तो आपसे याद प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा गीत है उत्तराखंड में जो 24 घंटों से भी अधिक लंबे समय तक चल सकता है, इसको क्या कहा जाता है, आपका बैरा गीत आंसर आपका होगा। छपेली गीत जो होते हैं भाव प्रधान होते हैं, जबकि इसका मुख्य रस क्या होता है, श्रृंगार होता है, जबकि जो बैरा आपका होता है वो आपका होता है तर्क प्रधान। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है आनुष्ठानिक गीत। आनुष्ठानिक गीत जो है किसी अनुष्ठान के दौरान जो गाए जाने वाले गीत हैं उनको कहा जाता है आनुष्ठानिक गीत। व्रतों के अवसर पर ये एक ऐसे गाथा गीत जो गमरा गीत नाम से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुमाऊं के पिथौरागढ़ जनपद में भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। जो सातों आठों का त्योहार होता है उसमें कौन से गीत गाए जाते हैं, गमरा गीत, से आप याद रखें, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगर होली गीत। उत्तराखंड में देखिए होली के दो भाग होते हैं, एक आपकी होती है बैठकी होली, जो जो आपकी होती है जो पुरुषों के द्वारा गाई जाती है। जो बैठकी होली का जो शुभारंभ होता है, एक बार लिख रहा हूँ, बैठकी होली का जो शुभारंभ होता है ये आपका होता है पौष मास का प्रथम रविवार, पौष मास का प्रथम रविवार यानी संडे। ठीक, और जो महिलाओं के द्वारा जो होली गाई जाती है ये आपका शुरू होता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। और ये एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं, आम की एकादशी। आपके घर में आपके घर वाले जो है एकादशी का व्रत करते होंगे, तो अलग अलग जो आपकी एकादशी होती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आम्ल की एकादशी को जो है कौन सी होली शुरू होती है, आपकी महिलाओं की। जो पुरुषों की होली होती है इसको गीतात्मक, संगीतात्मक या बैठकी होली भी कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि उजेली और जो अनेरी होली होती है, उजेरी और जो अनेरी होली होती है ये किस जनजाति के द्वारा गाई जाती है। ऑप्शन आपको दे रहा हूं, थारू, बोक्सा, जौनसारी और भोटिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या इसका सही आंसर है। पिछला जो मैंने आपसे आंसर पूछा था, ठीक है, उसको कटकू सेना का सही आंसर दिया था, भारती चंद्र उसका सही आंसर था, और अमित सिंह ने जो इसका सही आंसर दिया था। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के जो आंसर आपसे पूछे जाते हैं उनको देने का प्रयास कीजिए। ठीक, इसके बाद आपके हैं संस्कार गीत या मांगल गीत। अब आप सोचोगे संस्कार गीत या मांगल गीत तो बहुत सरल होते हैं, अभी देखिए कितना खतरनाक सवाल बनता है इससे। कुमाऊं में इनको क्या कहा जाता है, देखो शकुनागढ़। पहले तो यही प्रश्न आपसे आ जाएगा कि कुमाऊं में क्या कहते हैं, गढ़वाल में कहते हैं, गढ़वाल में क्या कहते हैं, मांगल गीत। याद करने का तरीका है कुछ कुछ याद कर सकते हैं आप, या जीएम गुड मॉर्निंग याद कर सकते हैं। और भूटान के क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, छीरा, क्योंकि देखो यूपीएसएससी ऐसे प्रश्न बनाता है। कुमाऊं में ऐसा प्रश्न बनाएगा, कुमाऊं में संस्कार गीतों को मांगल गीत कहते हैं, ऐसे ऑप्शन है। और दूसरा दे देगा गढ़वाल में संस्कार गीतों को शकुनाकर कहते हैं। और पूछ देगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो ज्यादातर क्या करता है ऐसे सरल सवालों में स्टेटमेंट उलट देता है। इन इन जो छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकी हैं, इनको जो है समझ करके पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। तो कुमाऊं में क्या कहा जाता है, शकुनागर। ऐसे याद करोगे तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा कि भैया पूछ क्या रहा है, आपका आंसर क्या है, कंफ्यूज नहीं होगा। अगर वैसे रटोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, यार कुमाऊं में शकुनागर कहते हैं, गढ़वाल में।
और भोटांती क्षेत्रों में क्या कहते हैं इसको, क्षीरा। इसमें एक या दो क्या होती हैं, प्रधान गायिका। प्रधान गायिका मतलब आपके जो कॉलोनी होगी वहां पर कुछ महिलाएं जो होंगी वो जो गायकी में एक्सपर्ट होंगी, तो उनको क्या कहते हैं, गिदार या गितार। गिदार या गितार, वो बहुत बोलते हैं ना, वो महिला बहुत अच्छी गिदार गिदार है। तो गिदार या गिदार क्या है, आपसे प्रश्न आ सकता है। जो गीतों को उनका भाषिक रूप देती है, साथ में स्वर संगति के लिए क्या होती है, सहायक गायिका। तो जो कोस उनकी सहायिकाएं होती हैं उनको कहते हैं हेलारी या हेवारी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेलारी या हेवारी क्या है, गिदार या गिदार क्या है। इस प्रकार से आपको जब तक अपने कल्चर से नहीं जुड़ोगे तो यूकेएसएससी का पेपर निकालना आपके लिए परेशानी वाला सबक बनेगा। इसको आप अपने कल्चर से जोड़ते हुए चलोगे तो चीजें आसान होगी। ठीक, तो देखिए कितने बढ़िया सवाल बन गए मांगल गीत से। उसके बाद आपका न्यूतनी। न्यूतनी मतलब होता है एक तरीके से न्योता भेजना है, निमंत्रण भेजना, इन्विटेशन बोलते हैं, न्योता भेज। ठीक है, तो इस प्रकार इसी शुभ कार्यों में भाग लेने वाले देवी देवताओं तथा सामाजिक व्यक्तियों का आमंत्रण भेजा जाता है। तो कुमाऊं के संस्कार जो इस प्रकार के जो आमंत्रण होते हैं इसको क्या कहते हैं, न्यूतनी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक किताब है जिसका नाम है कुमाऊं के संस्कार गीत। ये एक बुक है कुमाऊं के संस्कार गीत, मैं यहाँ पर को लिख दे रहा हूँ उसको, कुमाऊं के संस्कार गीत। इसके राइटर हैं जुगल किशोर पेटशाली। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, पेटशाली। और लता कुंजवार, लता कुंजवार। हो सकता है यही प्रश्न आपसे एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा अपने कल्चर को समझो। जैसे जैसे आपके घर में शादी ब्याह होगा तो पहले क्या होगा, कार्ड छपेगा। कार्ड जब छपता है तो सबसे पहले जो है वो कुल देवता के मंदिर में अर्पित किया जाता है। कुल देवता के मंदिर में अर्पित किया जाता है कि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। उसके बाद जो है आपके घर के अंदर जो मंदिर होगा वो वहां पर चढ़ता है। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, देवताओं को आमंत्रण देते हैं, देवताओं को न्योता भेजते हैं कि आइए हमारा जो शुभ कार्य है इसमें आमंत्रित होइए और इसको निर्विघ्न रूप से आप क्या कीजिए, इसका समापन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कीजिएगा। उसके बाद आपका है श्रम गीत। और श्रम गीतों का एक अन्य नाम है जिसका नाम है गोडेल गीत। ठीक, यहाँ पर मैं इनके प्रकार भी लिख दे रहा हूँ, श्रम गीतों के प्रकार। तीन प्रकार के श्रम गीत हैं। एक आपके हैं रूपा बौराण, रूपा बौराण। दूसरा आपका है रानी बौराण। तीसरा आपका है उजेली रानी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड जो है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ध्रुव क्षेत्र है। यहाँ पर जीवन यापन करना जो है वो, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत कष्टकारी है। पर्यटक लोग घूमने तो आते हैं लेकिन जो है यहाँ का जो जीवन है वो जीना जो है बहुत कष्टकारी है। बहुत कष्ट से लोग रहते हैं। आज ही देखिए उत्तराखंड के जो 13 के 13 जिले हैं वहां पर जो है रेड अलर्ट है बारिश का, और 13 के 13 जिले में जो है स्कूल आज बंद है। ठीक है, बड़ी दुरूह परिस्थिति है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में पहले से क्या होता था, कोई व्यवसायिक उद्योग धंधे नहीं होते थे उत्तराखंड में, ना तो कोई सार्वजनिक सेवा के कार्य होते थे। तो यहाँ पर जो है लोगों के लिए केवल एक ही आधार था जीवन का, वो था आपका कृषि और पशुपालन। पूरा मैं पैराग्राफ पढ़ दे रहा हूँ। उत्तराखंड जो है वो क्या रही है, देव मात्रक भूमि रही है। देव मात्रक भूमि का मतलब है ऐसा क्षेत्र, ऐसा प्रदेश जो वर्षा पर निर्भर है। होने को तो पूरा भारत मानसून पर निर्भर है, लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं है उतने, तो उत्तराखंड को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, देव मात्रक। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि देव मात्रक का क्या अर्थ? ठीक, वर्षा पर निर्भर होने के कारण यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। और यहाँ ना तो कोई व्यावसायिक उद्योग धंधे हैं ना सार्वजनिक सेवा के उद्योग। तो लोगों के जीवन का एकमात्र आधार है कृषि और पशुपालन, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ। ठीक, तो इसको आसान बनाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए जो है, जब कृषि कार्य आप करते हो तो इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं ताकि लोगों का क्या हो सके, मनोरंजन हो। तो सम गीतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, पहला आपका है गोडेल गीत। जो गोडल गीत है ये जो है कृषि की गुड़ाई रोपाई के संबंध होने के कारण इसको गोडेल गीत कहा जाता है।
इसका एक अन्य नाम है वर्षा गीत। वर्षाकालीन कृषि कार्यों से संबंधित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, वर्षा गीत। और हुड़किया बोल, हुड़के की संगति पर गाए जाने वाले गीत के कारण क्या कहा जाता है इसको, हुड़किया बोल। ठीक। अब देखिए आषाढ़ के महीनों में शेरों में धान की रोपाई अथवा सावन भादों में मडुआ या कोदो, झंगोरा या सामा की गुड़ाई होती है। तो याद रखना, गोडेल गीत हम केवल लगाते हैं किससे, धान से नहीं, धान, मडुआ और सावन की जो गुड़ाई होती थी, तो न केवल न केवल कृषक गांव का परिवार अपितु आस पड़ोस के ग्रामीण जन भी क्या करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक। तो जो श्रमिक, इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं जो आपके पेपर के लिहाज से एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो श्रमिकों के द्वारा किया गया आदान प्रदान है, इसको क्या कहा जाता था, बॉल। पहले से केवल सिंपल क्वेश्चन आता था, हुड़का बॉल क्या है। ठीक। उसके बाद खेत तैयार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, हलिया। आपसे प्रश्न आ सकता है, खेत जोतने वाला व्यक्ति सबको पता है, खेत तैयार करने वाला व्यक्ति क्या कहा जाएगा आपका, हलिया। उसके बाद जो खेत में पौध की व्यवस्था करेगा उसको क्या कहेंगे, पुतरिया। देखिए कितना बढ़िया सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक। तो उसके बाद जो है धान की रोपाई करने वाले खेतों को पहले पानी सहित जोतकर उसकी क्या की जाती है, तोपाई। तोपाई मतलब पैरों से मिट्टी को क्या कहा किया जाता है, समतल। तो रोपाई तो पता है आपको, तोपाई नहीं पता होगा। ठीक। के बाद पुतरिया द्वारा खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर धान के खेतों के गट्ठर बांध कर रख दिए जाते हैं। और जो ये हुड़किया बोल कथा है, उत्तराखंड की सोमेश्वर की, बेरोरो घाटी, कत्यूर घाटी, गरुड़, वालदम, तोर क्या, पिथौरागढ़ क्षेत्र में ये जो है आपकी प्रसिद्ध। तो आप याद रखना, श्रम से संबंधित जो आपके गीत होंगे उनको क्या कहा जाएगा, गोडेल गीत। ये गोडेल गीत से संबंधित क्या है, आपके सारे के सारे फैक्ट हैं, टर्म है। यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं, पुतरिया किसको बोलते हैं, बोल किसको बोलते हैं, ठीक है, सावा किसको बोला जाता है, हलिया किसको बोला जाता है, तोपाई किसको बोला जाता है। तो ये, अब चलते हैं हम अपने अंतिम गीत की ओर। अंतिम गीत का नाम है उजेला रानी गीत। प्रकार कौन सा है, गाथा गीत। विशेष है वर्षाकालीन प्रकृति का प्रतिनिधित्व तथा नारी वर्ग की वेदनापूर्ण जीवन गाथा का प्रतिनिधित्व। ठीक। उत्तराखंड की जो महिला है, देखो पुराने समय में जो सास के द्वारा जो है महिला होती थी प्रताड़ित, सास के द्वारा, सभी सासें नहीं होंगी इस प्रकार की, बहू को किया जाता था प्रताड़ित, बहू को प्रताड़ित किया जाता था। दूसरा, जो महिला होती थी इसको कठिन श्रम कार्य करने पड़ते थे, कठिन श्रम कार्य। और तीसरा जो होता था, इनके जो पति थे वो क्या रहते थे, राज्य से बाहर रहते थे। महिला का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता था। और उस मुश्किल भरे जीवन में क्या होता था, कभी कभी किसी कार्य करते समय जो है अंधेरा छा जाता था। किसी कार्य करते समय क्या छा जाता था, अंधेरा छा जाता था। तो उस अंधेरे को हटाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता था, उजेली रानी गीत। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, उजेली रानी गीत किससे संबंधित है, कृषि कार्यों से संबंधित है। और उजेली रानी गीत या उजेली रानी क्या है। तो इसको हल करने से जो है, जो कोहरा होता था, इसको पहाड़ी में क्या बोलते हैं, पहाड़ी में कोहरे को क्या बोलते हैं, हॉल बोलते हैं। तो ये हॉल जो है क्या हो जाता था, छट जाता था, इसलिए इसको छट जाता था और उजेला छाता था। तो एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है आपका, उजेला रानी गीत। ठीक। उसके बाद है आपका रूपा बौराण। जो श्रम गीत का अगला प्रकार है वो है रूपा बौराण। नारी की व्यथा को क्या करता है, ये अभिव्यक्त करता है। जिसमें 12 वर्ष से परदेश गया हुआ जो व्यक्ति है उसकी परीक्षा लेता है, वो जोगी के वेश में उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो व्यक्ति जब महिला जो है वो कृषि कार्य कर रही होती है, तो उसका पति जो है जोगी के वेश में प्रकट हो जाता है। तो उस समय जो है रूपा बौराण गीत गाया जाता है। उसके बाद है रामी बौराण, ये भी कृषि गीत है या श्रम गीत है। सास के द्वारा बहू पर किया जाने वाला कठोर व्यवहार है। इस कठोर व्यवहार से वो लगातार पीड़ित होती रहती है, जिसमें उसे दूर करने के लिए जो है वो जो है इस गीत के जरिए अपनी पीड़ा को क्या करती है, दूर करती है। ठीक। अंतिम प्रकार का गीत है खलिहान गीत। जब व्यक्ति अकेले जो है कृषि कार्य करता है, अकेले जब कृषि कार्य करता है तो वो कृषि कार्य करते समय क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। जब कृषि कार्य करते समय व्यक्ति जब बोर हो जाता है, तो उस अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, कुछ समय के लिए अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, रिबूट करने के लिए जो है कौन सा गीत गाया जाता है, खलिहान। खलिहान मतलब क्या होता है, खेत। खेत में काम करने वाला क्या कहेगा इसको, व्यक्ति गाएगा। तो आज हमने आर्ट एंड कल्चर का चौथा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। दो हमने लोक नृत्य कंप्लीट कर लिए हैं, दो हमने लोक गीत कंप्लीट कर लिया। अगला आपका जो पोर्शन आएगा वो आएगा नृत्य गीत।
और नृत्य गीत जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि इस वीक इसको कंप्लीट कर लिया जाए ताकि अगले वीक जो है आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है हम आपको ऐसा कंटेंट दें जो कंटेंट आपका परीक्षावाणी में ना हो, ठीक, जो कंटेंट आपका बीएस नेगी में ना हो, क्योंकि बीएस नेगी परीक्षावाणी सभी लोग आप लोग पढ़ते हैं, बेसिक किताबें हैं, पता भी होना चाहिए। हमारा आपका मेन मुद्दा ये है अगर हमको व्यूज अपने बढ़ाने होते तो हम जो है इकट्ठा करके सब कुछ दे दो, तो उससे आपको भी फायदा नहीं है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। हम ये नहीं चाहते कि आपका जो है समय किसी तरीके से बर्बाद हो, क्योंकि विद्यार्थी का जो समय है वो सबसे अमूल्य है। ठीक है, वैसे समय तो सबके लिए अमूल्य है, लेकिन विद्यार्थी का समय जो है अमूल्य है, इसलिए हम बीएस नेगी और परीक्षावाणी के फैक्ट नहीं डालते। हम भी जब भी वीडियो लाते हैं, हमारी वीडियो आप ध्यान रखना कि हम जो है कुछ अलग तरीके का विद्यार्थियों को देने की हमेशा कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं अलग भी इस तरीके का जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का वीडियो का जो पेपर है इसमें 40 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड है। उसके बाद हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी आपकी कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स, 70 नंबर तो आपका यही है। तो इस पोर्शन को आप अच्छे से तैयार कीजिए। 5 नंबर की आपकी कंप्यूटर आती है तो कंप्यूटर तैयार कर लीजिए, 75 मार्क्स तो आपके यही हो। इस पोर्शन को आप अच्छे से इसमें तैयार करके जाइए। और उत्तराखंड पे अगर आपको तैयार करना है तो उत्तराखंड का जो कला संस्कृति पोर्शन है, कला संस्कृति वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से करिए। उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है, इसे अच्छे से कीजिए। इससे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। उसके बाद उत्तराखंड का जो आपका बजट है, भारत का बजट है, इसको कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो है उत्तराखंड का कला संस्कृति कर लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण कर लीजिए, उत्तराखंड का बजट कर लीजिए, जो है भारत का बजट आप कर लीजिए। साथ साथ उत्तराखंड की जो करंट अफेयर्स है 1 साल की, इसे आप कंप्लीट करके जाइए। पहले तो इतना कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपका जो समय बचता है उसमें जो आपको सरल सब्जेक्ट लिखते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी हमारी फ्री टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक हमने आपको दे रखा है, इसको आप टाइप कीजिए टेलीग्राम में। वहां पर हमने 8 फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियो की टेस्ट सीरीज करवा दी है, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपनी टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब जो टेस्ट आपके होंगे वो 21 सितंबर के बाद होंगे, क्योंकि ये समय रिवीजन का है, टेस्ट देने का समय नहीं है, तो रिवाइज कीजिए और इसको जो है मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। ये फ्री इनिशिएटिव है। ठीक, और धन्यवाद।